Hello friends, today I am going to make a video of ordinary differential equation for revision purpose. तो सबसे पहले हम ग्राफ देखेंगे। y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ ये होता है, y इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ ये होता है, और ये जो इवन वाले पॉलिनोमियल होते हैं एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 6 वो सभी ऐसे होते हैं। और इनके ये इवन वाले पॉलिनोमियल है ये सभी इनका जो इन्वर्स होता है वो अंडर रूट एक्स एक्स की पावर 1/3 उन सबके ग्राफ ऐसे होते हैं। बेसिकली इवन वाले पॉलिनोमियल्स के ग्राफ तो ऐसे होते हैं, और ओड वाले पॉलिनोमियल्स के ग्राफ जो है वो थर्ड कोऑर्डिनेट में भी होता है, इस तरीके से होता है। और इनके जो इन्वर्स होते हैं जैसे एक्स क्यूब एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 7 इनके इन्वर्स ऐसे होते हैं। ये मतलब ये तो इस तरीके से और इनके इन्वर्स इस तरीके से। यहाँ पे साइन एक्स का ग्राफ, कोस एक्स का ग्राफ, ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स, लोग ए एक्स, अगर ए की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है तो ये इंक्रीजिंग होता है, अगर ए की वैल्यू 1 से छोटी है डिक्रीजिंग होता है। ये एक्स इक्वल्स टू 1 0 जो पॉइंट होता है, एक्स इक्वल्स टू 1 जो पॉइंट होता है 1 मतलब 1 0 जब हम टपल के फॉर्म में लिखते हैं तो ये उस पर कट करते हैं दोनों ग्राफ लोग की। और ये जो रैशनल फंक्शन होते हैं जैसे x-2/x-3, तो इनका डोमेन वो होता है जिसमें नीचे वाले फंक्शन को प्रॉब्लम नहीं होती। मीन्स x-3 को 3 पे प्रॉब्लम है, 3 पे 0 होगा तो इसका डोमेन होगा r-3, और इसकी रेंज होती है हमेशा r-1। इनकी रेंज में 1 नहीं आता है। और x² + 5/x² + 2 ये जो इनका डोमेन पूरा r होता है, क्योंकि इसमें नीचे वाला जो फंक्शन है x² + 2 ये कभी भी 0 नहीं होगा सेट ऑफ रियल नंबर के किसी भी नंबर पे। और डोमेन ये होता है, और रेंज जो होती है इनकी वो होती है 1,5/2। रेंज इनकी बेसिकली हम ऊपर से x² कॉमन लेके मतलब जब हम लिमिट फाइंड करते हैं तो उससे हमें रेंज मिलती है। बेसिकली जैसे ये फंक्शन x=0 पे 5/2 देगा, और इसकी जो लिमिट आएगी x→∞ पे वो आएगी 1। और ये जो फंक्शन है ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेगा, कभी भी नेगेटिव और 0 वैल्यू नहीं लेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी देख लेते हैं, जैसे कि मोड एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन ए। पहले तो मोड एक्स का ग्राफ देख लेते हैं, मोड एक्स फंक्शन का। ये है मोड एक्स का ग्राफ। इसका डोमेन होता है आर, इसकी रेंज होती है क्लोज इंटरवल 0 की साइड से क्लोज और इन्फिनिटी। और मोड एक्स जो है मोड एक्स लेस देन ए, इसका मतलब होता है कि एक्स लाइज बिटवीन -a और ए। मोड एक्स लेस देन इक्वल टू ए तो ये क्लोज हो जाता है ये वाला इंटरवल। यहाँ इस वाले केस में ये ओपन है। मोड एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए मीन्स जो एक्स है वो वैल्यू ले रहा है इस वाले इंटरवल में, इस वाले सेट में -∞ से -a यूनियन a से इन्फिनिटी। मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए यानी कि एक्स जो वैल्यू ले रहा है -∞ से -a की साइड क्लोज्ड और a से इन्फिनिटी की साइड ओपन। सेम ऐसे अगर मोड एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन -a है, ये कोई नेगेटिव नंबर है, तो तो ये एम्प्टी सेट ही रहा होगा, एक्स बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट, बिकॉज ऐसा कोई नंबर नहीं होता। मोड एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। और अगर लिखा है मोड एक्स इक्वल्स टू 4 तो एक्स इक्वल्स टू या तो +4 होगा या -4 होगा। और अगर लिखा है कि मोड एक्स लाइंग बिटवीन ए एंड बी, दो नंबर के बीच में मोड एक्स लाई करता है, तो या तो सिंपली एक्स जो है वो ए और बी के बीच में लाई करेगा, या एक्स जो है लाई करेगा -b और -a के बीच में। और मोड ऑफ x² जो है, x² का जो मोड होता है वो मोड एक्स होता है। x+y ट्राइंगल इनइक्वालिटी को फॉलो करता है। मोड ऑफ x+y लेस देन इक्वल टू मोड एक्स प्लस मोड y, और मोड ऑफ x-y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मोड एक्स। मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है। ये मोड ऑफ x प्लस माइनस वाई जो है, x प्लस माइनस वाई मॉडुलस के अंदर इसके दो अपर बाउंड होते हैं। इसका अपर बाउंड होता है, सॉरी अपर बाउंड नहीं, बाउंड दो होते हैं, ये लोअर बाउंड या अपर बाउंड। अपर बाउंड होता है मोड एक्स प्लस मोड वाई, लोअर बाउंड होता है मोड के अंदर मोड एक्स माइनस मोड वाई। ऐसे ये वाली। अच्छा, और ये जो एक्स प्लस वाई, मोड ऑफ एक्स प्लस वाई इज टू मोड एक्स प्लस मोड वाई, या मोड ऑफ एक्स माइनस वाई इज टू मोड एक्स माइनस मोड वाई, ये इक्वालिटी तभी होल्ड करती है जब ये दोनों नंबर पॉजिटिव रहे हो, एक्स और वाई। बाकी मोड एक्स इंटू वाई इजकस टू मोड एक्स इंटू मोड वाई, मोड एक्स अपॉन वाई इजकस टू मोड एक्स अपॉन मोड वाई, मोड ऑफ एक्स इजकस टू मोड ऑफ माइनस एक्स, और एक्स की पावर एन का मॉडुलस इजकस टू मोड एक्स की पावर एन। और एक ये सिग्नम फंक्शन होता है। सिग्नम फंक्शन क्या होता है कि ये 0 से लेके सॉरी एक सेकेंड, माइनस इन्फिनिटी से लेके जो 0 तक के नंबर है वहाँ ये -1 वैल्यू लेता है। 0 पे कभी कभी 0 डिफाइन करते हैं, कभी नहीं भी करते हैं, और बाकी जो पॉजिटिव रियल्स हैं उनके लिए इसकी वैल्यू 1 होती है।
बेसिकली एक्स डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ एक्स, ये होता है सिग्नम फंक्शन। और GIF फंक्शन, और ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है जैसे एक्स साइन एक्स जो है क्योंकि एक्स साइन एक्स मोड ऑफ एक्स साइन एक्स लेस देन इक्वल टू मोड एक्स, तो एक्स साइन एक्स माइनस एक्स और एक्स के बीच में होता है। ये लाइन है वाई इक्वल्स टू एक्स, ये लाइन है वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो ये इसके बीच में ही होता है। इसके ऑसिलेशन कम होते हैं एक्स ओरिजिन के पास, लेकिन एक्स साइन 1/x के ओरिजिन के पास ऑसिलेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। ग्राफ इसका भी ऐसे ही बनता है एक्स और माइनस एक्स के बीच में, लेकिन ओरिजिन के पास ऑसिलेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे ही ये रहा 10x का ग्राफ, यहाँ पे ये है 10x का ग्राफ जो कि इंक्रीजिंग है, कोटेक्स का ग्राफ डिक्रीजिंग है। 10x को कहाँ पे प्रॉब्लम होती है, 10 क्या होता है साइन अपॉन कोस, तो 10 को वहाँ प्रॉब्लम होती है जहाँ पे कोस 0 होता है, यानी कि n पाई पे। एक सेकेंड, 10 होता है साइन अपॉन कोस, हाँ, तो 10 को वहाँ प्रॉब्लम होती है 2n+1 π/2 पे, जहाँ पे कोस 0 होता है। ऐसी कोट क्या होता है कोस अपॉन साइन, तो कोस को वहाँ प्रॉब्लम होती है जहाँ साइन 0 होता है, यानी कि n पाई पे। ऐसे ये सेक का ग्राफ है, कोस का जो ग्राफ है इससे जस्ट ऐसे ये वाले ऐसे पैराबोला बनते हैं, ऐसे ही कोसेक का ग्राफ है। ये सभी ग्राफ है। साइन इनवर्स का ग्राफ, साइन इनवर्स बाउंडेड होता है, कोस इनवर्स भी बाउंडेड होता है। और ये टेन इनवर्स का ग्राफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, -π/2 से +π/2 के बीच में ऐसे ये नागिन की तरह से जाता है। कोट इनवर्स पाई से 0 के बीच में वो अपोजिट आता है उल्टा, ये भी बाउंडेड होता है। और बेसिकली टेन इनवर्स और सेक इनवर्स ऐसे फंक्शन है, मतलब टेन और कोट ऐसे फंक्शन है जो खुद तो बाउंडेड नहीं होते बट उनका इनवर्स फंक्शन बाउंडेड होता है। और सेक इनवर्स का ग्राफ ऐसे होता है, अनबाउंडेड है। कोसेक इनवर्स का ग्राफ भी अनबाउंडेड है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ है, जैसे कि साइन हाइपरबोलिक एक्स जो है वो ऐसे e⁻x माइनस e⁻−x/2, तो उसका ग्राफ ऐसे बनता है इस तरीके से। कोस हाइपरबोलिक एक्स है e⁻x प्लस e⁻−x/2, ये जो कोस हाइपरबोलिक एक्स है ये ओरिजिन को टच या कट नहीं करता, ये ऐसे ही ऊपर से ऐसे जाता है पैराबोलिक की तरह। और tan हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है e⁻x माइनस e⁻−x अपॉन में e⁻x प्लस e⁻−x, तो इसका ग्राफ -1 और 1 के बीच में बनता है इस तरीके से। जैसे मतलब tan हाइपरबोलिक एक्स बाउंडेड होता है जबकि tan x बाउंडेड नहीं होता। बाकी ये सब नॉन ग्राफ्स हैं जो कि सभी को जैसे नॉर्मली याद ही रहते हैं। अब जैसे ये है log cos x, तो log cos x जो होता है ये पीरियडिक फंक्शन होता है। log cos x log sin x ये पीरियडिक होता है, लेकिन cos log x और sin log x ये पीरियडिक नहीं होते हैं। अब मैक्सिमा और मिनिमा जो है किसी पॉइंट पे मिलता है, मान लो किसी पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, फिर इसको 0 पुट करते हैं, तो वहाँ से हमें जो पॉइंट मिलता है उस पॉइंट पे फिर आगे फर्दर कैलकुलेशन करते हैं मैक्सिमम मिलेगा कि मिनिमम मिलेगा। और अगर उस पॉइंट पे f डबल डैश x यानी कि सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाता है तो मिनिमा, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाता है तो मैक्सिमा। और कॉन्वेक्स जो होता है, कॉन्वेक्स ऐसे ग्राफ होता है जिनकी शेप कटोरी जैसी होती है जैसे, और जिनके लिए f डबल डैश x स्टिकली मतलब या तो स्टिकली या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और कॉनकेव ऐसे फंक्शन होते हैं जिनके लिए जैसे उल्टी कटोरी होती है, इनका ग्राफ ऐसे होता है, जैसे कि माइनस का मोड ऑफ एक्स। मतलब कभी कभी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल ना हो तो हम कैसे चेक करें फंक्शन डेरिवेट मतलब कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है, तो जैसे मोड एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता, लेकिन क्योंकि उसके ग्राफ से हमें पता चलता है कि हाँ वो फंक्शन कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है। ऐसे ही माइनस का मोड ऑफ एक्स जस्ट नीचे बन जाता है उसका ग्राफ। अगर इफ़ एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 इन डोमेन, तो एफ जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। मतलब अगर एफ डैश एक्स डेरिवेटिव जो है वो डोमेन के हर पॉइंट पे पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है तो फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और डोमेन के हर पॉइंट पे नेगेटिव वैल्यू ले रहा है तो एफ डैश एक्स नेगेटिव वैल्यू ले रहा है तो फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और बाउंडेड मतलब ऐसा फंक्शन जो बाउंडेड भी हो और कॉन्वेक्स भी हो वो कॉन्स्टेंट फंक्शन होता है केवल। ऐसे ही ऐसा फंक्शन जो बाउंडेड हो और कॉन्वेक्स, कॉन्स्टेंट फंक्शन जो होता है बेसिकली बाउंडेड और कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों होता है कॉन्स्टेंट फंक्शन। ऐसे ही e⁻ sin x का ग्राफ इस तरीके से होता है, e⁻ cos x का ग्राफ इस तरीके से होता है। और एक चीज़ और है, अगर हमारे पास कोई कंटिन्यूस फंक्शन है तो वो रियल लाइन के मतलब सेट ऑफ रियल नंबर के किसी कॉम्पैक्ट
सेट ऑफ रियल नंबर के किसी कॉम्पैक्ट सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ही रखता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ज़ीरोज़ नहीं रखता। मतलब ये ऐसी याद करने की बात है कि हाँ, एक तो ये कि अगर कोई फंक्शन कॉन्वेक्स है और बाउंडेड है तो वो कांस्टेंट फंक्शन ही रहा होगा। एक ये कि अगर कोई कंटिन्यूस फंक्शन है तो वो कंटिन्यूस फंक्शन जो है वो किसी क्लोज इंटरवल में एक्स एक्स मतलब सेट ऑफ रियल नंबर के किसी क्लोज इंटरवल में वो फाइनाइट नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ही रखता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ज़ीरोज़ नहीं रखता। अभी एक्स स्क्वायर साइन 1/x का ग्राफ, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो ये ग्राफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर जो कर्व होते हैं, ये नीचे वाला पैराबोला ऊपर वाला इनके बीच में ही होता है, और साइन 1/x है तो इसका ऑसिलेशन बहुत ज़्यादा होता है नियर ओरिजिन। ऐसी एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये भी होता तो एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर के बीच में ही है, लेकिन इसके ऑसिलेशन ओरिजिन के पास इतने ज़्यादा नहीं होते। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास है कि अगर IVP किसे बोलते हैं कि अगर कंडीशन इनिशियल पॉइंट पे होती है हमारे पास, ये y1 इक्वल्स टू 0 और y1 इक्वल्स टू 1, और BVP किसे बोलते हैं अगर कंडीशन दो अलग अलग पॉइंट पे होती है, दो अलग अलग पॉइंट पे, जैसे y0 इक्वल्स टू 0, y पाई इक्वल्स टू 0, या 0 और पाई पे कंडीशन है तो ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होती है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती है। और अगर हमारे पास फंक्शन कॉन्स्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव जो है वो 0 होगा, f डैश 0 होगा। लेकिन अगर f डैश 0 है तो हम ये नहीं कह सकते कि फंक्शन कॉन्स्टेंट रहा होगा। अगर f डैश एक्स इक्वल्स टू 0 है और साथ में डोमेन कनेक्टेड है तो हम इम्प्लाई कर सकते हैं कि हाँ फंक्शन कॉन्स्टेंट ही रहा होगा। और अगर f डैश एक्स इक्वल्स टू 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन, लेकिन डोमेन कनेक्टेड नहीं है, तो जो डोमेन के जो कनेक्टेड कॉम्पोनेंट है, कनेक्टेड सेगमेंट है, उन अलग अलग कनेक्टेड कॉम्पोनेंट में फंक्शन कॉन्स्टेंट रहा होगा, कॉम्पोनेंट वाइज कॉन्स्टेंट रहा होगा। अब ये काफ़ी पॉपुलर डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy/dx प्लस मोड ऑफ dy/dx प्लस मोड y प्लस a इक्वल्स टू 0। तो अगर a 0 है तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होता है, और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन, y इज़ कम्प्लीटली इक्वल टू 0। अगर a पॉजिटिव है तो नो सॉल्यूशन होता है, और अगर a नेगेटिव है तो दो सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास। मान लो a की वैल्यू नेगेटिव है, जैसे कि अगर a की वैल्यू यहाँ पे सपोज -1 है, तो मेरे पास दो सॉल्यूशन आएंगे, y इक्वल्स टू +-1। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है dy/dx प्लस मोड y इक्वल्स टू 0 एंड y0 इक्वल्स टू 1। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके पास तो केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, y इज आइडेंटिकली 0, केवल यही सॉल्यूशन होगा इसके पास। लेकिन जो इनिशियल कंडीशन है वो उस सॉल्यूशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, क्योंकि इनिशियल कंडीशन क्या कह रही है, y 0 पे 1 वैल्यू लेना चाहिए, तो इसीलिए इस वाली OD के पास नो सॉल्यूशन होगा, भले ही a 0 ही क्यों ना हो। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि dy/dx इक्वल्स टू y की पावर अल्फा। एक्चुअली यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, यहाँ पे k होना चाहिए, k y की पावर अल्फा y0 इक्वल्स टू 0 और अल्फा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0-1, मीन्स अल्फा एक पॉजिटिव नंबर होगा जो कि 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। जैसे कि अल्फा इक्वल्स टू 3/4, अल्फा इक्वल्स टू 3/5, अल्फा इक्वल्स टू 1/3, ऐसा कोई नंबर जो कि पॉजिटिव हो लेकिन 1 से छोटा हो लेकिन 0 से बड़ा हो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं y इक्वल्स टू k y की पावर अल्फा। तो अगर k पॉजिटिव है तो इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन के पास, एक मिनट जो मैं ये बता रही थी अभी, ये वाला, अगर ये k पॉजिटिव है, k बिलोंग्स टू r प्लस, k पॉजिटिव नंबर है, तो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन y0 इक्वल्स टू 0, ये भी साथ में होना चाहिए y0 इक्वल्स टू 0। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास होंगे इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन अगर साथ में कुछ और इसके पास इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होने का रीज़न अभी बताऊंगी, और अगर k नेगेटिव है तो इसके पास होगा यूनिक सॉल्यूशन। जैसे कि ये रहा, यहाँ पे ये सेम कंडीशन दी है, यहाँ पे दे दिया y a इक्वल्स टू 0, a ले लिया लेकिन इक्वल्स टू 0 ले लिया, तो इसके पास जो है वो इसके पास इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसलिए होंगे क्योंकि ये फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन है, इसको fxy बोलते हैं जब यूनिकनेस और एग्जिस्टेंस पढ़ते हैं। तो fxy जो है वो बाउंडेड भी है, कंटिन्यूस भी है, लेकिन fxy जो है उसका डेरिवेटिव बाउंडेड नहीं है। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 1/y की पावर 1 माइनस अल्फा, एक्चुअली अल्फा -1, तो ये इसका डेरिवेटिव आएगा। तो उसमें एक्स एक्सिस भी लाई करती है, यानी कि उसमें y इक्वल्स टू 0 वाला रीजन भी लाई करता है। तो y इक्वल्स टू 0 वाला रीजन लाई करने की वजह से वो फंक्शन जो है, वो जो डेरिवेटिव है ∂f/∂y वो डिसकंटिन्यूस हो जाता है, सॉरी अनबाउंडेड हो जाता है, जहाँ पे एक्स एक्सिस लाई करती है। और जब भी
ऐसी कोई कंडीशन दी होती है y ऑफ a इजकस टू 0, मीन्स x इजकस टू a पॉइंट रखने पे y 0 होगा, मीन्स ये पॉइंट ऐसे बनता है a 0। तो a 0 तो x एक्सिस पे होता है ना पॉइंट, और x एक्सिस पे हमारा जो फंक्शन है वो इलिप्सिस नहीं है, तो इसलिए हमें यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलता है। और ओडी में या तो सॉल्यूशन यूनिक मिलता है या फिर सीधा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलता है फर्स्ट ऑर्डर ऐसी वाली ओडी में, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो इसीलिए हमारे पास इस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। अब करेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। इसमें क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इजकस टू, यहाँ पे जो फंक्शन होता है उसे हम x का फंक्शन अलग और y का फंक्शन अलग बना लेते हैं, फिर y के फंक्शन को डी वाई के नीचे ला के इंटीग्रेट करते हैं और x के फंक्शन को डी एक्स को उधर ले जाके इंटीग्रेट करते हैं और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसके कुछ क्वेश्चन किए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। अब जैसे कि यहाँ पे ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर y डैश है इजकस टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। बेसिकली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला, कि ये जो होता है मतलब यहाँ लिख देती हूँ अलग से, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है tan हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। और अगर ये 1 प्लस होता तो ये सिंपली tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रल का फॉर्मूला हो जाता। अब ये यहाँ मैंने पहले भी लिखा, अलग भी लिखा हुआ है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्वेक्स है और बाउंडेड है तो वो कांस्टेंट फंक्शन होता है। कॉन्वेक्स फंक्शन एक फंक्शन है जो कॉन्वेक्स है और जो कि बाउंडेड भी है, तो वो कुछ और नहीं बल्कि वो कांस्टेंट फंक्शन ही हो सकता है। अदरवाइज सभी, मतलब हमारे पास यहाँ से ये रिजल्ट भी आता है कि एनी फंक्शन विच इज़ नॉट कॉन्वेक्स, सॉरी विच इज़ नॉट कांस्टेंट एंड द फंक्शन इज़ कॉन्वेक्स, तो वो अनबाउंडेड ही होगा। कंटिन्यूस प्लस स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन जो है वो 1 1 होता है, इसको ग्राफ से इजीली देख सकते हैं। और अगेन ये जो पीछे क्वेश्चन क्या है उसकी एक्सप्लेनेशन कि वाई डैश इजकस टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो इसके हमने फैक्टर किए 1 माइनस वाई 1 प्लस वाई। तो ऐसे क्वेश्चन को एग्जैक्टली सोल्व ना करके डायरेक्शनल डेरिवेटिव से सोल्व कर लेते हैं इस तरीके से कि फंक्शन मतलब वाई डैश इजकस टू 0 रख के वाई इजकस टू प्लस माइनस 1 यहाँ पे आ गया, तो इनसे देखते हैं कि वाई डैश कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, बस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। इसको डायरेक्शनल फील्ड या डायरेक्शन फील्ड वाला मेथड इसको बोलते हैं। कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना एग्जाम में, वाई डैश इजकस टू वाई माइनस 1 वाई माइनस 3 पार्शियल फ्रैक्शन वाले, तो इनको ऑप्शन के जरिए देखो कि ऑप्शन में अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात है तो इनको एग्जैक्टली सोल्व ना करके इनका बिहेवियर ही देख लिया जाए, इस तरीके से बिहेवियर ही देख लिया जाए तो उससे क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसके बाद एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इजकस टू एन एफ। इसको ईलर इक्वेशन बोलते हैं, ईलर इक्वेशन, वेयर हम ये मानते हैं कि इफ़ एफ एक्स वाई इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, तो यहाँ पे जो फंक्शन की डिग्री होती है वो यहाँ पे n होती है। फर्स्ट ऑर्डर वाली डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक तरीका ये होता है कि जो हम इन्हें रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस से सॉल्व करते हैं, वो इस टाइप की इक्वेशन होती है। हम उन्हें मतलब यहाँ केस फर्स्ट, अगर a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो उसमें सिंपली क्या करते हैं हम x इजकस टू x प्लस एच और y इजकस टू y प्लस के पुट करते हैं और उससे अपना सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। उससे वो होमोजीनियस बन जाती है, क्योंकि उससे जो इक्वेशन आती है a1h प्लस b1k प्लस c1 इजकस टू 0 और a2h प्लस b2k प्लस c2 इजकस टू 0, ये इक्वेशन 0 के पुट करके वहाँ से हम h और k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और बाद में जो हमने कैपिटल x रखा था x की जगह उससे रिप्लेस करके आंसर आ जाता है। अब दूसरा केस, अगर a1 इजकस टू b1 हो जाए b2 हो जाए, मीन्स कि a1 जो है ये b2 के इक्वल है और ये b1 जो है a2 के इक्वल है, या फिर माइनस टाइम की a1 माइनस टाइम ऑफ b2 के इक्वल हो जाए और ये b1 जो है माइनस टाइम ऑफ a1 के इक्वल हो जाए, तो हम कॉम्पेंडो डिविडेंडो यूज़ करते हैं। कॉम्पेंडो डिविडेंडो कैसे यूज़ होता है कि अगर x प्लस वाई अपॉन a प्लस बी इजकस टू p अपॉन क्यू है, तो हम पहले तो p अपॉन क्यू को ऐसे करते हैं कि p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू, एक बार दोनों को जोड़ के और एक बार दोनों को डिवाइड करके ऊपर नीचे रखते हैं, तो वो कॉम्पेंडो डिविडेंडो होता है।
और अगर ये वाला केस होता है कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2, तो सिंपली a1 इक्वल्स टू लैम्डा a1, क्योंकि a1/a2 है यानी कि एक दूसरे के मल्टीपल रहे होंगे, तो a1 इक्वल्स टू लैम्डा a2 और b1 इक्वल्स टू लैम्डा b2, तो उससे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करके हम फाइंड करते हैं सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे टोटल डेरिवेटिव क्या होता है। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है f(x) इक्वल्स टू f(x, y), यानी कि x और y का फंक्शन होता है। तो इस केस में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है कि जब mx प्लस एन डी वाई के फॉर्म में होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो कंडीशन को सेटिस्फाई करती है कि डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन होती है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। जो डी एक्स का कोफिशिएंट होता है वो ये एम होता है, डी वाई का कोफिशिएंट जो होता है वो एन होता है। तो जो डी वाई का कोफिशिएंट होता है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जो डी वाई का और जो डी एक्स का कोफिशिएंट होता है एम, उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो हम कहते हैं कि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके अलावा कुछ इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी याद हो जाते हैं, जैसे कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, तो वो डायरेक्ट वाई ओवन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, मतलब एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। ऐसे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन में वाई स्क्वायर जो होता है वो माइनस के एक्स अपॉन वाई का एग्जैक्ट डेरिवेटिव होता है। ऐसे ये बहुत सारे डेरिवेटिव होते हैं। ये 10 वाला भी बहुत काम आता है कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स का होता है। अगर हमें ये फॉर्मूला थोड़े भी याद है, ज़्यादा भी याद नहीं है, तो अंदाजे से मान लो जैसे मुझे ये लग रहा है कि शायद ये tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स का था, तो मैं tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स को जल्दी से करके देख सकती हूँ एक सेकंड, मतलब कुछ सेकंड में, तो उससे मेरा ये प्रिपेयर हो जाएगा कि हाँ ये मतलब बिल्कुल आ जाएगा कि हाँ ये वही है, अगर याद भी नहीं है एग्जाम में बाई चांस। ऐसे ही एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन में एक्स वाई, ये लोग वाई अपॉन एक्स का होता है, तो इसको भी अगर मुझे थोड़ा सा भी हल्का भी रिकॉल है पेपर में तो भी मैं याद कर सकती हूँ। इसके अलावा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होते हैं, मान लो मेरे दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हैं φ1 और हाँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो हमें बाहर से एक फंक्शन की मल्टीप्लाई करते हैं जिसकी हेल्प से डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाया जाता है एक्चुअली, और वो हमेशा एग्जिस्ट करता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होते हैं, अगर दो ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर है φ1 और φ2, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाता है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होते हैं, इनका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स का जो सेट होता है वो वेक्टर स्पेस बनाता है, वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन इनफाइनाइट डायमेंशन। अब है कि अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कुछ डायरेक्ट भी होते हैं जो हमें ऐसे याद हो जाते हैं, जैसे कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0, अगर ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस मतलब इसकी भी डिग्री 2 है, मान लो एक्स स्क्वायर इसकी भी डिग्री 2 है, एक्स वाई या वाई स्क्वायर, अगर ये होमोजीनियस है और साथ में एक्स एम प्लस वाई एन इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो ये बन जाता है 1 अपॉन एक्स एम प्लस वाई एन इक्वल्स, मतलब एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो यही बन जाता है 1 अपॉन एक्स एम प्लस वाई एन। फिर अगर अच्छा, तो सबसे पहले इसको देखेंगे होमोजीनियस है या नहीं है। अगर होमोजीनियस है और साथ में ये भी है तो डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसी को ही बोल देंगे। अब दूसरा केस देखेंगे कि अगर एक्स एम माइनस वाई एन नॉट इक्वल टू 0 है और डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस टाइप की है कि y इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। अब हमें होमोजीनियस से यहाँ पे नहीं देखना, हमें बस ये देखना है कि y इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू 0, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है, और साथ में ये एक्स एम माइनस वाई एन नॉट इक्वल टू 0 है, तो 1 अपॉन दिस जो कि नॉन ज़ीरो है, एक्स एम माइनस वाई एन, यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। अब एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये भी होता है कि हम फाइंड करते हैं, अगर ये भी केस नहीं है, मतलब ना तो हमारा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई होमोजीनियस है, ये भी केस खत्म, ना ही हमारा ये इस वाली फॉर्म का है कि वाई एफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। तो तीसरा चीज़ क्या लगाएंगे, तीसरी चीज़ हम ये लगाते हैं कि एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन में एन इक्वल्स टू ए, ये एक नंबर निकालते हैं। अगर ये नंबर केवल एक्स का फंक्शन होता है तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है e की पावर इंटीग्रल ए डी एक्स इसलिए क्योंकि ये मैंने बोला भी एक्स का ही फंक्शन होगा केवल। अब हम फाइंड करेंगे एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन में एम, जब एक्स का फंक्शन था केवल तो अपॉन में एन था,
जब y का फंक्शन है तो अपोन में m है और nx पहले है। तो इस केस में अगर y का फंक्शन है तो सिंपली इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा कि y का फंक्शन सपोज वो b है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ b dy, ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो बस हमारे लिए इतना ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर याद करने बहुत ज़्यादा याद करेंगे तो उससे और ज़्यादा कन्फ्यूजन ही क्रिएट हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन ये देखते हैं, जैसे एक ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन था प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी एंट्रेंस का टेस्ट हुआ था उसमें पूछा था। तो ऐसे करके इक्वेशन दी थी और हमें एफ के बारे में कुछ पूछा था। तो जब ऐसे करके इक्वेशन दी है कि लिमिट टी टेंस टू एक्स टी स्क्वायर एफ टी माइनस एक्स स्क्वायर एफ टी टी स्क्वायर एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ टी अपन में टी माइनस एक्स इसकस टू 1, तो हमें कुछ पूछा था एफ के बारे में, एफ फंक्शन क्या होगा कैसा होगा। तो बेसिकली इसमें क्योंकि टी भी दिया है और एक्स भी दिया है और लिमिट टी टेंस टू एक्स है, तो अपने मन में ना आराम से एक्स को पहले तो कांस्टेंट मान लेंगे। एक्स को कांस्टेंट मानने के बाद ये 0/0 फॉर्म बन रही है तो इसमें एल हॉस्पिटल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल लगाते टाइम एक्स को कांस्टेंट मानेंगे, टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो एल हॉस्पिटल लगाने के बाद ये आया, ये सब कुछ सॉल्व करके ये आया। तो ये क्या बन गई, ये एफ में एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई ऑफ ऑर्डर 1 और डिग्री 1। तो इसको हम जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे सोल्व करते हैं हम लोग कि हम यहाँ पे बेसिकली जैसे हम एफ एक्स के लिए कर रहे हैं कि एफ डैश एक्स प्लस इसको पी मानते हैं, पी एफ एक्स इजकस टू क्यू। तो यहाँ पे मान लो अगर एफ को थोड़ी देर के लिए वाई मान लेते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजकस टू क्यू। तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है कि जो वाई होता है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि अगर डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजकस टू क्यू, ये पी और क्यू जो होते हैं ये फंक्शन ऑफ एक्स होते हैं या फिर कॉन्स्टेंट होते हैं, एक्स ओनली और कांस्टेंट। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसके सॉल्यूशन के लिए पहले हम आई एफ फाइंड करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई की पावर इंटीग्रल ई की पावर में इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, और सॉल्यूशन क्या होता है वाई इंटू आई एफ इजकस टू इंटीग्रल ऑफ क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी, ये होता है इंटीग्रल। तो ये होता है इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन। कभी कभी हमें रिड्यूसिबल टू लीनियर भी लगाना पड़ता है, दैट इज़ अनदर कॉन्सेप्ट, लेकिन सॉल्यूशन यही होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सी एफ पी आई ये सब देखेंगे।